नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देहरादून से। देहरादून के प्रेम नगर स्थित नंदा की चौकी पुल के अप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। ये वही पुल है जिसके उद्घाटन के महज 16 दिन बाद अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया, जबकि ठेकेदार कंपनी का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी ली। सरकार के मुताबिक अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के बाद युद्ध स्तर पर काम कर 12 घंटे के भीतर यातायात सामान्य कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य की सराहना की। वहीं देहरादून के बाहुवाले में तीज उत्सव के मौके पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृ शक्ति से सीधा संवाद किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की असली ताकत उनकी मातृ शक्ति है और सरकार सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं के सुझाव और अपेक्षाएं सुनी, इन्हें सरकार की नीतियों में शामिल करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2,65,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि नई कार्य समिति में 121 कार्य समिति सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के साथ पार्टी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। नए पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। परिहार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आगामी चुनाव में हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम होगी। कार्य समिति की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अपने संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से कल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी पदेन सदस्यों की घोषणा की है। और ये जो कार्यकर्ताओं की घोषणा हुई है, ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आने वाले समय में तो 2027 में होंगे, तो उस चुनाव के दृष्टिकोण से अपने प्रवास के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी की विजय में एक बड़ी भूमिका का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। क्या कुछ और जो सदस्य हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से ये कार्य करेंगे और किस तरह से लोगों के घर घर जाकर जो पार्टी का प्रचार है उसके लिए उनको कहा गया है? क्या कुछ और जानकारी है? देखिए नीरज, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर केवल चुनाव के समय में उस मोड में नहीं आती है, बल्कि वर्ष भर उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं संगठन को विस्तार देने के लिए, मजबूती देने के लिए। लेकिन क्योंकि 2027 का चुनाव अब सामने है और बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2022 में बीजेपी की सरकार बनी और अब 2027 को लेकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी है। तो अगर हम उस रूप में देखते हैं कि अभी पिछले जो संगठन का विस्तार हुआ था और अभी जो कार्य समिति का विस्तार हुआ है, तो बड़ी तादाद है जो सदस्य बनाए गए हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई है, जो पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। और जैसे इसमें बहुत खास तौर पर है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नए सिरे से दी गई है और 2027 चुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है, यदि उसी को फोकस में रख करके दी गई है। तो एक तरीके से कहीं कोई गुंजाइश छोड़ने की मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर पर। कहीं कोई अगर
निचले स्तर पर मतदाता में कहीं यानी किसी भी तरीके से कोई नाराजगी हो या फिर कोई संवादहीनता हो पार्टी संगठन के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मतदाता के साथ संवाद को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यही वजह है कि जो कार्य समिति का जो विस्तार हुआ है उसमें जिम्मेदारियां उसी स्तर से उसी तरीके से नीचे तक कार्यकर्ताओं को दी गई है कि वो बूथ स्तर तक जाकर के मतदाताओं से जो संवाद होगा उसको स्थापित किया जाए, सरकार की योजनाएं उनको बताई जाए, संगठन के कामकाज के तरीके, संगठन का एजेंडा वो बताया जाए, और दूसरा जो सरकार की योजनाएं जनता के लिए है वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है उसको भी देखा जाए और उसका फीडबैक भी संगठन में ला करके दिया जाए। तो इस एंगल पर बीजेपी काम कर रही है और ये लगातार काम करती रही है। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक चुनाव जीतती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी उस रूप में शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक चुनाव आया तो चुनाव के मोड में उसी समय या कुछ समय पहले या 6 महीने पहले आना है। इतना जरूर है कि चुनाव आने से पहले वो जो तैयारी चल रही है अब उसको फाइनल जिम्मेदारी के तौर पर देने की कवायद शुरू हो जाती है, ताकि चुनाव तक जिस भी पदाधिकारी को, जिस कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जाए वो उसको निर्वहन करे, फिर जवाबदेही भी बने। तो इसलिए इस रूप में अगर हम देखते हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में आ चुकी है, फुल तैयारी के साथ वो कदम बढ़ा चुकी है। और पिछले दिनों भी हमने जो 2 दिन पहले भी सम्मेलन देखा बूथ अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, वो भी इसी तैयारी की कड़ी का एक हिस्सा था। और अब जो कार्य समिति की जिम्मेदारी दी गई है, उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के बाद अब उनके सम्मेलन भी होंगे, उनका फीडबैक लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसमें इसी तरीके से बीजेपी के और भी कार्यक्रम है वो भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल फहीम, आपने बहुत बड़ी बात कही कि इस बार भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो अब जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से अपना आगे का कार्यभार संभालेंगे और क्या क्या कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे, चूंकि अब ये कहा जाए कि चुनावी साल बिल्कुल आने के लिए ही तैयार है, तो अब किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल देखिए, ये चुनावी वर्ष है, जो चुनाव से एक साल चुनाव होने से जो पहले वाला समय होता है चुनावी वर्ष होता है। तो निस्संदेह तौर पर, स्वाभाविक तौर पर चुनावी वर्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है तो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कहा जाता है कि एंटी इनकम्पेंसी समाज में पनपता है। और चूंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और कहीं ना कहीं ये एक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि एक एंटी इनकम्पेंसी पनपता है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसके कारण होते हैं। तो वो कहीं उसको कुरेदना, उसको जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है पार्टी संगठन में, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। और फिर उसी तरीके से आगे पॉलिसी और उसी तरीके से संगठन का फीडबैक सरकार तक जाता है कि संगठन के कार्यकर्ता को एक बूथ स्तर पर, एक घर के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर क्या मिला है। फिर सरकार उसके अपनी पॉलिसी को चेंज करना या योजनाओं को चेंज करना, योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी है, प्रशासनिक तौर पर कहीं कमी, सारी चीजें असर डालती है मतदाता पर। तो कार्यकर्ताओं को यही जिम्मेदारी दी जा रही है और इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर कार्यकर्ता आगे बूथ स्तर तक, घर तक और गली मोहल्ले तक कार्यकर्ता संपर्क करता है। और ये तमाम जिम्मेदारियां कार्य समिति के लोगों को भी है। इसके अलावा जो तमाम अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उनको ऑलरेडी जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। उनके लगातार सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग। अभी हमको आने वाले दिनों में जिला स्तर पर भी सम्मेलन देखने को मिलेंगे, मंडल स्तर पर सम्मेलन देखने को मिलेंगे। और जो जिम्मेदारी दी जा रही है उनका स्पीड यही नहीं है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो हम मुझे लगता है कि इसको बहुत बौद्धिक स्तर पर लोग समझ रहे हैं और जो देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, कि जिम्मेदारी देना, पदाधिकारी बना देना उतना ही तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उन तक फीडबैक दिया जाता है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे हो रहा है वो भी देखा जाता है। तो उससे कार्यकर्ता में एक अपनी जिम्मेदारी की भावना रहती है नीरज, और वो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि फिर इसका देखा जा रहा है संगठन स्तर पे कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है, वो निभाई भी जा रही है, नहीं जा रही है, उसका असर देखने को मिलता है। और अभी तक इसका असर बीजेपी को इसका फायदा लगातार मिलता रहा है। आप किसी भी चुनाव में देखिए, जब जब संगठन के तौर पर बहुत बारीकी के साथ काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिला है। चुनाव में जीत इस बात की गवाह है जो हम अगर पिछले सारे चुनाव देखते हैं। जी नीरज, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फहीम। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद तमक नाला में अचानक तेज उफान आ गया। तेज बहाव की चपेट में आने से मलारी से आगे तमक नाला पर बना BRO का बैली ब्रिज बह गया।
हादसे के दौरान पुल के पास मौजूद बीआरओ का एक कर्मचारी भी सैलाब में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तेज बहाव के चलते नीति घाटी की ओर जाने वाले सड़क संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुआ है और मलारी के आगे कई गांवों के संपर्क बाधित होने की सूचना है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। सोमवार तक शाम करीब 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अकेले सोमवार को 63 लाख से अधिक कांवड़ियों ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल उठाया। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा का समापन 11 अगस्त को होगा, जब शिव भक्त शिवालयों में गंगा जल से अभिषेक करेंगे। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़िए पवित्र जल को सजी हुई कांवड़ में लेकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड में सुरक्षा, मेडिकल, पेयजल और ट्रैफिक के लिए व्यवस्थित इंतजाम और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करने और उसे मिशन बनाकर आगे बढ़ाने की अपील की। सीएम ने कहा कि प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, विज्ञान, एआई या टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र को चुने, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखें और बिना विकल्प तलाशे आगे बढ़ें। मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। कहते हैं मिशन है नो ऑप्शन, और हिंदी में कहते हैं संकल्प में किसी विकल्प का ना आना। और जब संकल्प हम किसी अपने आप लोग कोई संकल्प ले लीजिए अभी से कि नहीं, मुझे तो अब इसके बाद 11th करने के बाद 12th में ये करना है, मुझे ऐसे ऐसे अपना करना है, उसके बाद फिर ये प्लान करना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या एआई का मैं कुछ करूंगा, मैं इनोवेशन में कुछ करूंगा, टेक्नोलॉजी में कुछ करूंगा। तो जो भी फील्ड आप करें उसमें फिर ऑप्शन नहीं लाइए और भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, तो भगवान उसको पूरा करेंगे। और जब ये हमारे ऑप्शनों में जब भी कोई हमारा मिशन है, उस मिशन में ऑप्शन आ गया, जैसे ही मिशन में ऑप्शन आया वैसे ही जो हमारी मंजिल है, जो हमारा टारगेट है। तो वहीं देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से शुरू हुआ ये अभियान लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के महत्व को युवाओं तक पहुंचाने का काम किया है। तिरंगा देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है। भट्ट ने बताया कि देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंगलवार और बुधवार को जिला मुख्यालय पर यात्रा आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही मंडल और बूथ स्तर तक भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। अभियान लगातार पिछले 3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे के महत्व को, युवाओं को तिरंगे के प्रति उसका भाव और राष्ट्र प्रेम का भाव और समान एकता का जो भाव है वो तिरंगा पकड़ते खड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा खड़ा करे। हर कार्यकर्ता तिरंगा युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा को लेकर और एक राष्ट्रभक्त भाव अपने अंदर जागृत करे। उस भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आज राजधानी में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कल और परसों जिला मुख्यालय में यात्रा निकलेगी, फिर हर मंडल स्तर पर यात्रा निकलेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता 15 अगस्त को तक अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प के साथ ओलंपिक 2036 संकल्प कांवड़ यात्रा शुरू हुई। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर गंगा जल उठाया। यात्रा में सैकड़ों महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। यात्रा रायवाला होते हुए ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचेगी, जहां शाम को भगवान शिव का जलाभिषेक कर 2036 ओलंपिक की मेजबानी की कामना की जाएगी। तो वहीं नैनीताल के कूल पंचायत के चोपड़ा, सिरसा और नैनीपुल समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल योजना अधूरी होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेम आर्य ने क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए पानी के टैंकों में दरारें आ गई हैं और सप्लाई मशीन भी खराब हो गई है, जो अब तक ऐसे ही चल रही है। फिलहाल इसके चलते लोगों को कई किलोमीटर तक दूर से पानी लाना पड़ रहा है और समस्या पर हेम आर्य ने जल संस्थान के अधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बजट की कमी को देरी का कारण बताया। करें। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने गंगा में डूब रहे 21 कांवड़ियों की जान बचाई। इसमें से 17 कांवड़ियों को हरिद्वार के कांगड़ा घाट, 3 को प्रेमनगर घाट और 1 कांवड़ियों को ऋषिकेश के घाट से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ की सतर्कता से यह बड़ा हादसा टला है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आसपास मौसम ने करवट ले ली है। आसपास में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे में कुछ इलाके में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो वहीं नैनीताल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दोपहर में चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है और रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। अचानक मौसम खराब होने से झील में नौका विहार कर रहे पर्यटकों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। नाव चालकों ने भी सुरक्षा को देखते हुए नौकाएं किनारे लगा दी। वीकेंड होने के बावजूद बारिश और कोहरे के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आई। कोहरा इतना घना था कि कुछ दूरी पर ही कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ गई। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।